गुड आफ्टरनून। आज का लेक्चर हम लोग समझ लेते हैं डिसीज एंड कंडीशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इस हमारा स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा जो है जॉइंट्स से रिलेटेड और बोन से रिलेटेड। स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, बोन आती है और जॉइंट्स मसल उसमें इंक्लूड नहीं होती है। उससे रिलेटेड जो डिफॉर्मिटी है, चाहे वो किसी डिसीज़ की वजह से चाहे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बीमारी दो तरह की हो सकती है, या तो डिसीज़ हो जाए, ठीक है, या एक्सीडेंट या ट्रॉमा तो अलग चीज़ होती है। अपने आप करने वाली चीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, ठीक। कुछ होती है डिजेनरेटिव डिसीज़ होती है, जैसे आर्थराइटिस भी कई टाइप का होता है। आर्थराइटिस में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस तरह की डिसीज़ है, डिजेनरेटिव डिसीज़। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, क्षरण होता है। डिजेनरेशन मतलब चीज़ें घटना, कम हो जाना। तो हम लोग की हाईलाइन जो बोन की एंड पे हाईलाइन कार्टिलेज होती है, हाईलाइन कार्टिलेज जो क्या करती है, उसका भी सेक्रेशन करती है, साइनोवियल फ्लूइड का भी, और जॉइंट को आपस में टकराने से बचाती है, फ्रिक्शन कम करती है। और हाईलाइन कार्टिलेज में ब्लड किसको नर्व की सप्लाई होती है कि नहीं होती है, नहीं होती। हाईलाइन कार्टिलेज में नर्व की सप्लाई नहीं होती है, तो वहाँ पर इनर्वेशन, नर्व की सप्लाई को क्या बोलते हैं, इनर्वेशन। जहाँ पर नर्व की सप्लाई है मतलब पेन है, नर्व की सप्लाई मतलब वहाँ पर पेन होगी। जहाँ पर नर्व की सप्लाई होगी उसे बोलेंगे इनर्वेशन, ठीक। और नहीं होगी वहाँ डिनर्वेशन। तो यहाँ पर डिनर्वेशन होता है, वहाँ पर नर्व नहीं होती। इसीलिए जब गठिया का मरीज, आर्थराइटिस का मरीज जब हमारे पास आता है तो उसकी कार्टिलेज घिस चुकी होती है, कार्टिलेज घिस चुकी होती है, गल चुकी होती है, डिजेनरेट हो चुकी होती है। क्यों? उसे पहले से दर्द क्यों, पहले से पता क्यों नहीं होता? जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तब भी आर्थराइटिस का पेशेंट जब भी पहुंचेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो लास्ट स्टेज में पहुंचेगा, ग्रेड 3 में पहुंचेगा या ग्रेड 4 में पहुंचेगा। क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा होता, कार्टिलेज घिस रही होती है, हाईलाइन कार्टिलेज जो जॉइंट को प्रिवेंट करती है अंदर की तरफ। जैसे मैं दिखाता हूँ, हाईलाइन कार्टिलेज ये पिक्चर आप आर्थराइटिस का पेशेंट, अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा समझ लेते हैं कार्टिलेज वगैरह। तो ये पिक्चर आपका घुटने का आपके पास आएगा पेशेंट लेके, तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि गैपिंग देखेंगे। बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटनों में गैपिंग कम हो गई है। तो गैपिंग कम होने का मतलब क्या होता है, जो हमारी ऊपर की जो बोन है, फीमर का डिस्टल एंड, ठीक, और टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड, ये दोनों मिलकर भी जॉइंट बना रहा है। इसके बीच में सबसे पहले हम लोग स्पेस देखेंगे, जॉइंट स्पेस। अगर जॉइंट स्पेस कम है तो मतलब ना, जाम तो हो जाएगा। जॉइंट स्पेस कम है इसका मतलब कार्टिलेज घिस गई है। ये स्पेस आपको बराबर दिखना चाहिए, जितना स्पेस यहाँ है उतना वहाँ उतना बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, अगर ये बोन इस बोन के करीब आ गई है, आपस में टच हो रही है, ये एक्सरे में दिखेगा। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना उसकी जॉइंट हेल्दी है। अगर ये इधर का जॉइंट कम हो गया है, इस पे जॉइंट स्पेस कम हो गया है, जैसे इसमें दिख रहा है, थोड़ा सा जॉइंट स्पेस यहाँ कम दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर जाके कम हो जाएगी। इसका मतलब आप फिबुला देख रहे हैं, फिबुला का मतलब क्या होगा, ये हमारा सामने से कौन सा देख रहे हैं जॉइंट, लेफ्ट वाला नहीं है कि राइट नहीं है। अब मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अब ये राइट नहीं है कि लेफ्ट नीचे दिख रहा है। फिबुला की पोजीशन से आप जानेंगे, अगर फिबुला हमसे बात है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा, ये लेफ्ट वाला, ये वाला देखो ना पोजीशन है। मेरी फिबुला किधर है, बाहर के अंदर है, इसमें भी फिबुला देखो बाहर तरफ, तो ये लेफ्ट नहीं सारे। अब फिबुला की तरफ भी आपकी जॉइंट स्पेस कम दिख रहा है, तो पेशेंट को पेन इस तरफ होगा ना, बाहर की तरफ। यहाँ जो दबाव दर्द होगा, ये जब चलेगा तो टकराएगा, तो जब पेशेंट का बाहर की तरफ का घुटना घिसने लगेगा, ठीक है, एक तरफ से, अगर दोनों तरफ से घिसेगा तो अलग बात है, तो पेशेंट तो पेनफुल
कंडीशन रहेगी, लेकिन अगर एक तरफ से लैटरल साइड से घिस जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसे चलेगा। आपके पास पेशेंट आएगा तो उसके घुटने ऐसे रहेंगे थोड़े, आर्थराइटिस, ठीक। वैल्गम वेरस डिफॉर्मिटी सुना था ना, ठीक। और अगर नी जॉइंट मीडियली अगर हाईलाइन कार्टिलेज घिस जाता है, ठीक है, तो वो आपके सामने ऐसा मिल जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में ऐसे आएगा, ठीक। जब आप देखोगे तो अगर दोनों पैर मिलाएगा तो भी उसके लिए फैले हुए दिखेंगे। आप अंदर स्पेस देख के समझ सकते हो आपकी आर्थराइटिस का मरीज है, जॉइंट स्पेस इसका कम हो गया। अगर इस तरह है तो मतलब अंदर की तरफ जॉइंट स्पेस कम हो गया, तभी तो फैल गया, ठीक है। तो आर्थराइटिस किस टाइप की डिसीज है? डिसीज दो टाइप की होती है, एक होता है डीजनरेटिव डिसीज। डीजनरेशन मतलब धीरे धीरे गायब होना, खराब होना चाहिए। रीजनरेशन होता है, लेकिन जॉइंट रीजनरेशन नहीं होता है। जैसे लीवर की सेल, जो अल्कोहलिक पर्सन है ना, ड्रिंक करने के बाद उनका क्या होता है, लीवर सेल डैमेज होती है तो डीजनरेट हो जाती है। उसके बाद वो जब ड्रिंक करना बंद कर देते तो अपने आप ऑटो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। आर्थराइटिस किस तरह की है? आर्थराइटिस में कई तरह के आते हैं, उसमें से एक टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक। जो ज़्यादातर कॉमन पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों डीजनरेटिव डिसीज है, दोनों क्या है, डीजनरेटिव डिसीज, ठीक है। बस फर्क कितना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, अपना शरीर, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो प्रिवेंट करती है ना फॉरेन पार्टिकल से, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ये भूल जाता है कि ये अपना ही पार्ट है, तो वो फॉरेन बॉडी समझ के अपने जॉइंट्स को खराब करने लगता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है कि अपना हमारी बॉडी का इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, जॉइंट्स खराब होने लगती हैं, जॉइंट सेल, बोन की सेल डैमेज होने लगती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसी टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसका कोई ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्यों? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कोई कारण नहीं पता होता, इसकी एटियोलॉजी पता नहीं होती, जिस वजह से हो रहा है, ठीक है। वो RA फैक्टर जांच कराते हैं, किसके लिए कराते हैं? RA फैक्टर सुना है जांच? RA फैक्टर कराते हैं ये पता लगाने के लिए कि इनका जो जॉइंट पेन है कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। ये एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है, इम्यूनिटी, हाँ, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट जॉइंट सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड इक्वली। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब भी होगा तो एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ होगा, क्योंकि ये सिस्टमिक डिसीज है। सिस्टमिक डिसीज होती है, लोकल डिसीज होती है। जैसे किसी के लेफ्ट वाले घुटने में गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो उसका राइट वाला एकदम सही, तो ये लोकल हो गया। और सिस्टमिक में क्या होगा, उसके ये रिस्ट जॉइंट में भी प्रॉब्लम होगी, नी जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, एंकल जॉइंट में भी पेन होगा, सब जगह आर्थराइटिस होगा। तो ये क्या होगा, ऑन बोथ साइड इक्वली, दोनों। हम पहले पेशेंट आएगा तो उससे पूछते हैं ना कि लेफ्ट में पेन है कि राइट में पेन है, तो क्या कहता दोनों घुटने में दर्द है, तो ठीक, तो बोथ साइड, ऑन बोथ साइड इक्वली ये जॉइंट अफेक्ट होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस का ही ये टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक। में इनिशियली टेकन इन द कपल ऑफ जॉइंट्स ओनली। स्टार्टिंग में क्या हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, केवल कपल ऑफ जॉइंट, एक जॉइंट में पेन हो सकता है। जैसे कह रहे हैं कि हमारी ये वाली कलाई में दर्द है और केवल कलाई में दर्द है, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाएगी, प्रोग्रेसिव डिसीज आर्थराइटिस क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिसीज, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो समय के रहते रहते धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती है। एक तो डीजनरेटिव डिसीज है और दूसरी प्रोग्रेसिव डिसीज है। समय के साथ डिसीज बढ़ रही तो उसे प्रोग्रेसिव डिसीज बोलेंगे। और डीजनरेटिव डिसीज जिसमें
शरीर का कुछ डैमेज हो रहा है, तो डिजनरेटिव। मैं इनिशियली बिगिनिंग द कपल ऑफ डेज, स्टार्टिंग में एक तो जॉइंट में हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे इन अ कपल ऑफ डेज ओनली एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली अटैक द, बाद में क्या होगा लेटर कंडीशन में, रिस्ट, हैंड, एल्बो, शोल्डर, नी एंड एंकल। ठीक है, बाद की कंडीशन में क्या होगा, सारे जॉइंट्स, रिस्ट का, हैंड, एल्बो, शोल्डर, नी एंड सारे जॉइंट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो रिमोटाइड आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिसीज है, तो हमारे सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में कोई भी एक जॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स और बड़े जॉइंट्स दोनों अफेक्ट होते हैं। ठीक है, रिमोटाइड आर्थराइटिस जो लेट स्टेज होती है उसमें पिक्चर कुछ ऐसा रहता है, मरीज का जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी एक तरह से आ जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, उंगली जो है उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और ये जॉइंट सीधे हैं तो उसके तो लैटरल भागेंगे, इधर को भागेंगे। ठीक, टेढ़े हो जाएंगे, जॉइंट्स कर्व हो जाएंगे। हाँ, आप देख लीजिए, देखो ये उधर को कर्व हो गया, ठीक है, ये इधर को कर्व हो गया, ये जॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है अल्नर डेविएशन ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ये मेटाकार्पल, ये फैलेंजियल, इसके बीच का जॉइंट जो ये होगा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इसमें क्या हो जाएगा, अल्नर डेविएशन, इसमें अल्नर डेविएशन, अल्ना बोन इधर होती है ना, अल्नर डेविएशन हो जाएगा इधर को। ठीक, हाँ, अल्ना की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरफ बाहर से। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करो। ठीक है, ज्वाइंट वहाँ पर एक तरह से ज्वाइंट क्या हो जाएंगे वहाँ पर, डिफॉर्म हो जाएंगे। एक डिफॉर्म का मतलब उसका रूप बदल जाएगा। ठीक, रिमोटाइड आर्थराइटिस में ज्वाइंट क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे। डिफॉर्म से एक्सरे में ऐसा दिखेगा, ठीक है, डिफॉर्म होगा इसमें। और जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वहां पर हमारी बोन खत्म हो गई है, कार्टिलेज खत्म हो गई, बोन खत्म हो गई। ठीक है, बर्साइटिस इसी तरह होता है। बर्सा समझते हैं आप लोग क्या होता है, रिमोटाइड आर्थराइटिस में बड़ा नहीं बनाया है, छोटा छोटा समझाने के लिए बनाया है, थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल दे दी है। ठीक है, कि रिमोटाइड डिसीज है क्या, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है और हमारे बॉडी के किसी भी जॉइंट में हो सकता है। ठीक है, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी में फिंगर में देखने को मिलती है। और ये हमारा बर्साइटिस हो गया। बर्सा क्या होता है, बर्सा, बर्सा देखो, बर्सा हमारी बॉडी में बर्सा एक होती है, एक सैक फिल्ड जो होती है थैली, एक थैली होती है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। वो किस काम आती है बर्सा, हमारे टेंडेंस, सारे टेंडेंस आपस में फ्रिक्शन न करें। बोन और टेंडन, जैसे आप हमारी रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट यहाँ से कितनी लिंक हो जा रही है, टेंडेंस जा रही है एक्सटेंशन की, उसके नीचे बोन है, तो बोन और टेंडन के बीच में ये बार बार अगर हम रेपिटेशन करते रहेंगे तो बीच में इंजरी ना हो, इंजरी ना हो और क्या वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए बीच में एक थैली लगी होती है, ठीक, उसे बर्सा बोलते हैं, उसमें क्या तो फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बर्साइटिस हो जाता है। ठीक, अक्सर जैसे आपने देखा होगा किसी की इंजरी हुई, ना उसके बोन ना फ्रैक्चर हुआ, ना लिगामेंट इंजरी हुई, फिर भी उसकी जॉइंट में सूजन आ गई। तो सूजन कैसे आ जाती है, एक तो वहाँ हेमाटोमा हो जाता है, इस वजह से हेमाटोमा, अरे जहाँ ब्लड वेसल इंजरी होगी तो वहाँ ब्लड कलेक्शन होने लगेगा, तो उसको हेमाटोमा बोलते हैं, उस वजह से सूजन आती है। उसके बाद हेमाटोमा तो चलो 10-15 दिन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है, वो सूजन चली जाती है, लेकिन उसके बाद ही सूजन बनी रहती जॉइंट में।
एक्सीडेंट के बाद, ट्रॉमा के बाद, ठीक। तो वो होती है बर्साइटिस की वजह से। जो बर्सा रहती है वो टक्कर लगने की वजह से बर्सा क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर हो जाती है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो फैल जाता है जॉइंट में, इसलिए परमानेंट मुझे वहाँ पर दिखती रहती है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि उसको नीडल एस्पिरेट किया जाए, जो बर्साइटिस, जो बर्सा में फ्लूइड भरा हुआ था उसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक। तो बर्सा क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा। बर्सा क्या होती है, फ्लूइड फिल्ड सैक सराउंडिंग द जॉइंट्स, फ्लूइड फिल्ड सैक सराउंडिंग द जॉइंट्स, जॉइंट के चारों तरफ रहती है प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रिक्शन से बचाने के लिए बर्सा होती है। बर्सा में इन्फ्लेमेशन बर्साइटिस, बर्सा कैन बिकम इन्फ्लेम फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन, दोनों कंडीशन में बर्साइटिस हो सकता है, ठीक। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बर्साइटिस हो सकता है और ट्रॉमा की वजह से भी। रेयर इन द शोल्डर और एंड अंडरलाइंग रोमैटिक कंडीशन, रोमैटिक कंडीशन से भी बर्साइटिस हो सकता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको भी बर्साइटिस हो सकता है, क्योंकि होता तो जॉइंट में ही है ना बर्सा। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, उसे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा, तो बर्सा में इन्फ्लेमेशन भी होगा। बर्साइटिस सिंपली आइडेंटिफाइड बाय लोकलाइज्ड पेन और स्वेलिंग। बर्साइटिस कैसे पता चलेगा, पेन होगा और स्वेलिंग। स्वेलिंग कैसी होगी, जो कई दिन तक वापस रिमूव नहीं होगी, वापस बनी रहेगी, मतलब बनी रहेगी, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे इसका बर्साइटिस हो गया। लोकलाइज्ड पेन और स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पेन विद द मोशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द अफेक्टेड, ठीक है। तो पैर जॉइंट को मूव करने में दिक्कत होगी, वहाँ की स्वेलिंग नहीं जाएगी और टेंडरनेस आएगा, ठीक। टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, टेंडरनेस का मतलब रेडनेस तो पता है आपको, स्वेलिंग पता है, एडिमा बोलते हैं, एडिमा, ठीक। टेंडरनेस क्या होता है, कैसे समझोगे, टेंडर है ये। टेंडर का मतलब बताओ, टेंडर का मतलब क्या होता है, टेंडरनेस क्या होता है, ये टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब क्या होता है, अरे सोने पे हार्ड फील होगा, टेंडर फील होगा, हार्ड। जो सॉफ्टनेस है, जब जहाँ पर विसेरियस स्वेलिंग रहती है वहाँ पर छूने पे टाइटनेस महसूस होती है, ठीक है, वो टेंडरनेस है। वो इन्फ्लेमेशन का साइन है टेंडरनेस, ठीक है, ठीक। तो बर्साइटिस में ये होता है। और बर्साइटिस ज़्यादातर कहाँ पर होता है, दो जगह पे ज़्यादातर होता है। एक होता है ओलेग्रेनाइल बर्साइटिस, ओलेग्रेनाइल बर्साइटिस, ये ओलेग्रेनाइल प्रोसेस होता है ना, इस बोन का पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो अल्ना का जो ये प्रोसेस है, ओलेग्रेनाइल प्रोसेस बोलते हैं इसे, ओलेग्रेनाइल प्रोसेस। तो ओलेग्रेनाइल बर्साइटिस बोलते हैं इसे। यहाँ पर बर्सा होती है, हर जॉइंट में बर्सा होती है, ठीक। नी में भी होता है, रिस्ट में भी होता है, एंकल में भी होता है, ठीक। तो शोल्डर में भी होता है, सारे पेंट्स में होता है, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ठीक। इसका काम इतना ही, फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ठीक। जब इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो पता चला कि चलो बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, लिगामेंट इंजरी भी नहीं हुई, लेकिन बर्साइटिस हो गई। तो वहाँ पर ये फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये ओलेग्रेनाइल बर्साइटिस, ठीक है। ये क्या है, कैल्केनियन बर्साइटिस। ये कैल्केनियम बोन होती है ना हील में कैल्केनियम होती है, वहाँ पर पीछे की तरफ कैल्केनियन बर्साइटिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंजरी की वजह से होगा। ओलेग्रेनाइल बर्साइटिस बोलते हैं। टेंडोनाइटिस बताइए, टेंडन में इन्फ्लेमेशन से समटाइम्स द टेंडन बिकम्स इन्फ्लेम्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, कई वैरायटी ऑफ रीजन, कई कारण हो सकते हैं। एंड द एक्शन ऑफ पुलिंग द मसल बिकमिंग इरिटेटिंग इफ द नॉर्मल स्मूथ ग्लाइडिंग मोशन ऑफ योर टेंडन इज इम्पेयर्ड। अगर आपकी टेंडन स्मूथली मूवमेंट नहीं कर रही है, भाई मूवमेंट करते हैं, बैट बॉल खेलते हो, बढ़िया सॉफ्ट मूवमेंट रहता है रिस्ट का मूवमेंट, टेनिस खेलते हैं, सॉफ्ट मूवमेंट रहता है रिस्ट का, ऐसे मारी, ठीक। तो ग्लाइडिंग मोशन, ये ग्लाइडिंग मोशन हो रहा है ना, ग्लाइडिंग मोशन हो रहा है, ग्लाइड करने के बाद ऑफ योर टेंडन इम्पेयर्ड, द टेंडन विल बिकम
ग्लाइडिंग मूवमेंट इसमें क्या, अच्छा किस वजह से, रेपिटेटिव इंजरी। ये किस वजह से होगा टेंडोनाइटिस, टेंडोनाइटिस किस वजह से हो सकता है, इंजरी से, रेपिटेटिव इंजरी से, ठीक है। रेपिटेटिव इंजरी मतलब एक ही चीज, एक ही मूवमेंट बार बार करने से, ठीक ठीक, एक ही मूवमेंट बार बार करने से, ठीक। और ट्रॉमा, चोट लग गई तो, टेंडन की चोट लग गई तो क्या हो जाएगा, बाइक चला रहे हैं किसी ने यहाँ पे टक्कर मार दी तो यहाँ पर टेंडन से सारी ना, तो यहाँ पर टेंडन इन्फ्लेम हो गई तो टेंडोनाइटिस हो जाएगा। और ये चीज ट्रॉमा से भी हो सकता है और रेपिटेटिव इंजरी भी। अच्छा टेंडोनाइटिस में और क्या होगा, मूवमेंट पेनफुल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेंडोनाइटिस एंड लिटरली मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंडोनाइटिस इज ओवरयूज, ठीक है। लास्ट लाइन देख लो, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, हेलो, लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंडोनाइटिस इज ओवरयूज। अब इसका एग्जांपल किसी को पता है, टेंडोनाइटिस का एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा मरीज आपके पास आएंगे, आपके पास मरीज बहुत आएंगे टेंडोनाइटिस, टेंडोनाइटिस के मरीज बहुत आएंगे। टेंडोनाइटिस का एग्जांपल पता है किसी को, बताओ। टेनिस एल्बो सुना, और टेनिस एल्बो सुना है, और दूसरा कौन सा एल्बो, गोल्फर एल्बो, नहीं सुना ना। टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो वो क्या है, टेंडोनाइटिस का ही एग्जांपल है। अरे क्या होता है टेनिस एल्बो में, क्या होता है, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा लिगामेंट इंजरी और टेंडन इंजरी के ज़्यादा पेशेंट आते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट में क्या सबसे ज़्यादा इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी होती है और टेंडन इंजरी होती है, और या मसल पुल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक। उसकी फ्रैक्चर के चांस बहुत रेयर रहते हैं, कम रहते, ज़्यादा लिगामेंट और टेंडन इंजरी रहती थी। तो अब कोई टेनिस खेल रहा है, तो टेनिस खेल रहा है तो वहाँ पर भी तो फिजियोथेरेपिस्ट रहता है, हर स्पोर्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। तो जो बंदा टेनिस खेल रहा है तो वो बार बार टेनिस को ऐसे से रैकेट, टेनिस का रैकेट पकड़ते हैं ना, मारते, कभी इधर से मारते हैं कभी इधर से मारते हैं, ये ठीक है। तो टेनिस जो खेलता है उसके ज़्यादातर कौन सी हमारी एक्सटेंसर मसल ज़्यादा, फोर आर्म की एक्सटेंसर मसल ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो टेनिस एल्बो कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे, उसका जो लेटरल, यहाँ पर लेटरल पार्ट है एल्बो का लेटरल पार्ट है, एल्बो के लेटरल पार्ट से क्या होता है, इसकी और इंसर्जन ओरिजिन होती है, एल्बो के लेटरल पार्ट से किसकी ओरिजिन होती है, कौन सी मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर एल्बो के, अरे मेरी बात सुनो, ये लड़की बीच वाली सुनो, एल्बो के जो लेटरल पार्ट और लेटरल एपिकोंडाइल, ये क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल, ये क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक। कोंडाइल बड़ा पार्ट होता है, बोन का बड़ा भाग कोंडाइल होगा, तो बोन का छोटा पार्ट है तो एपिकोंडाइल, ठीक है। यहाँ छोटी सी बोन आपको दिख रही है साइड में, वो एपिकोंडाइल है, लेटरल साइड में इसलिए लेटरल एपिकोंडालाइटिस। तो इसे लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी बोल सकते हैं, लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी बोल सकते हैं, या टेनिस एल्बो भी बोल सकते हैं। और टेनिस एल्बो किस वजह से होती है, ओवर यूज ऑफ एक्सटेंसर मसल, कहाँ की, फोरआर्म की, ठीक है। ठीक, टेनिस एल्बो समझ में आ गया। टेनिस एल्बो क्या होता है, अरे आपके पास मरीज है तो पता तो है इसको टेनिस एल्बो नहीं गोल्फर एल्बो। टेनिस एल्बो में क्या होगा, ओवर यूज इंजरी होगी, पेन होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगा, और मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिस्ट का मूवमेंट करने में पेन होगा, कहाँ पर पेन होगा, लेटरल एपिकोंडालाइल, लेटरल एपिकोंडाइल पे, ठीक। एक्सटेंसर मसल के ओवर यूज करने से, बार बार ये वाला मूवमेंट करने से, ठीक। इसी तरह गोल्फर एल्बो, गोल्फ कैसे खेला जाता है, गोल्फ ऐसे खेला जाता है, ठीक। गोल्फ खेलने में क्या होता है, हमारी रिस्ट जो है फ्लेक्शन मूवमेंट ज़्यादा करती है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्लेक्सर मसल का ओवर यूज होगा, गोल्फर एल्बो में फ्लेक्सर मसल का ओवर यूज होगा, तो पेन कहाँ पर होगा, मीडियल एपिकोंडालाइटिस पे होगा। लेटरल एपिकोंडालाइटिस पे टेनिस एल्बो, मीडियल एपिकोंडालाइटिस पे
पेन, इन्फ्लामेशन, टेंडरनेस, स्वेलिंग होगी गोल्फर एल्बो। ठीक, ये आपके पास पेशेंट आएंगे, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आएंगे। ठीक है, टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो, इसका ट्रीटमेंट आप लोग क्या करोगे? आपके पास टेनिस एल्बो का पेशेंट आएगा, क्या करोगे उसमें? या गोल्फर एल्बो का आएगा पेशेंट, तो उसमें क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे। ठीक, पहले तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे, यहाँ पर आइस पैक लगाएंगे। ठीक, कोल्ड थेरेपी, आइस पैक लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे। ठीक, और यहाँ पर स्प्लिंट भी उसको लगाएंगे, जिससे वो स्प्लिंट यहाँ पर बैंड आता है। ठीक है, आप बैंड उसको प्रोवाइड कराओगे, जिससे उसका जो अपना वर्क करेगा तो यहाँ पर कम से कम स्ट्रेन पड़े इस जॉइंट पे। अगर यहाँ पर आप बैंड इसको लगा दोगे तो इस जॉइंट पे वो मूवमेंट करने पे क्या होगा? मूवमेंट आप जब रिस्ट का एक्सटेंशन करोगे तो आप यहाँ पर उंगली रखो, यहाँ पर लेटरल एपिकॉन्डाइल पे हाथ रखो, उंगली रखो और एक्सटेंशन करो इस जगह पर। एक्सटेंशन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिख रहा है। ठीक, वो टेंडन में ओवर यूज इंजरी होने की वजह से लेटरल एपिको हो जाता है, टेनिस एल्बो, ये गोल्फर एल्बो। ठीक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे और स्ट्रेचिंग कराएंगे, एक्सटेंसार मसल की स्ट्रेचिंग कराएंगे, आइस पैक लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड थेरेपी करेंगे, एक्सटेंसार फोरआर्म की एक्सटेंसार मसल की स्ट्रेचिंग कराएंगे। और इसी तरह इसमें हमारा गोल्फर एल्बो में फ्लेक्सार की स्ट्रेचिंग कराएंगे और मीडियल एपिकॉन्डाइल पे लगाएंगे आइस पैक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ठीक, अल्ट्रासाउंड थेरेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें, वो जरूरी है टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो में। ठीक, इम्पिंजमेंट क्या होता है? शोल्डर इम्पिंजमेंट क्या होता है? अभी टेंडन है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो टेंडोनाइटिस। ठीक है, यहाँ पर टेंडन। अब ये इम्पिंजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ मेडिकल टर्म, आपको जो थेरेपी जो मेडिकल टर्म पता होने चाहिए ना। इम्पिंजमेंट मतलब क्या होता है? शोल्डर जॉइंट का ढीला हो जाना, लटक जाना। और शोल्डर जॉइंट लूज हो गया उसका तो उसको पेन होगा उठाने में। ठीक है, सबलक्सेशन मतलब क्या होता है? मतलब इम्पिंजमेंट मतलब कंधा जब मरीज जाएगा तो कंधा ऐसे लेकर आएगा। ठीक है, ऐसे लेकर आएगा, दर्द होगा तो ऐसे लेके आएगा, उठाएगा नहीं, ऐसे सीधा नॉर्मल पोजीशन में ऐसे झुका के लेके आएगा, ऐसे बोलेंगे इम्पिंजमेंट। सबलक्सेशन क्या होता है? जॉइंट सबलक्सेशन, जॉइंट का सबलक्सेशन क्या होता है? जॉइंट ढीला हो जाना। इम्पिंजमेंट मतलब ढीला होना होता है, लेकिन इम्पिंजमेंट मतलब शोल्डर लटका के आएगा, ये इम्पिंज लटक जाना है। इम्पिंजमेंट मतलब शोल्डर लटक जाना। ठीक, वो लूज ढीला करके लाएगा। ठीक, जब उसको पेन है तो कैसा लाएगा? जब उसको पेन है तो वो बियर नहीं कर पा रहा है ना, वेट नहीं बियर कर पा रहा, वो अपने हाथ का ही वेट नहीं बियर कर पा रहा है। ठीक है, इम्पिंजमेंट मतलब उसका शोल्डर लटक जाना, लूज हो जाना। ठीक, सबलक्सेशन मतलब अपने जॉइंट से, अपने सॉकेट से बाहर आ जाना। सबलक्सेशन का मतलब उसका बार बार कंधा उखड़ जाना। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो शर्ट उतारते हुए उनका कंधा उखड़ जाता है बार बार। ठीक, डिसलोकेशन हो जाता है। ठीक है, डिसलोकेशन के पहले की स्टेज होगी सबलक्सेशन। सबलक्सेशन मतलब पार्शली डिसलोकेट। ठीक, सबलक्सेशन का मतलब होगा पार्शली डिसलोकेट। कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। ये फिजियोथेरेपी में बहुत मरीज आते हैं इसके कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटी सिंड्रोम के। सीटी सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल कहाँ पर होता है? कार्पल में होता है, रिस्ट में। आप यहाँ पर अंगूठा लगा के देखो, यहाँ पे आपको गैपिंग दिख रही है, एक गड्ढा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कार्पल टनल। ठीक, कौन सी नर्व से होता है? कौन सी नर्व कंप्रेशन? कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व के कंप्रेशन से होता है। ठीक, मीडियन नर्व के कंप्रेशन से क्या होता है? पीछे वाले देखो, मीडियन नर्व के कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कौन सी नर्व कंप्रेशन से?
अरे कहाँ हो, मीडियन नर्व कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। एनी कंडीशन दैट कॉज स्वेलिंग और द चेंज इन पोजीशन ऑफ द टिश्यू विद इन द कार्पल टनल। कार्पल टनल कहाँ होता है, कार्पल टनल कहाँ पर होता है? अब सोच रहे कार्पल में तो होता है, ये कहाँ बताते हैं? ये गड्ढा देख रहे हो, कार्पल टनल है, इसके बीच से कौन सी नर्व जाती है? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व का यहाँ पर क्या होता है? मीडियन नर्व का क्या होता है? कंप्रेशन, ठीक। इसकी सर्जरी भी होती है, कार्पल टनल की फिजियोथेरेपी होती है, बहुत लोग सर्जरी भी कर देते हैं अगर फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो शेप, नॉर्मल शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने में, अगर ऐसे बार बार होगा, अगर कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे ये जॉइंट दोनों सी शेप में होता है ना टनल, तो ये सी शेप कम हो जाता, सकरा हो जाता, रास्ता सकरा हो जाएगा, तो इसी के बीच से हमारे सारे लिगामेंट, सारे फ्लेक्सार की टेंडन जा रही है, आर्टरी जा रही है, वेन्स जा रही है, ठीक है, नर्व भी जा रही है, मीडियन नर्व जा रही है, तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, ठीक। तो क्या होता है, विदिन द कार्पल टनल कैन स्क्वीज एंड इरिटेट द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व क्या हो जाएगी? स्क्वीज हो जाएगी, मतलब वहां पे दब जाएगी, ठीक है, और इरिटेट होगी। कॉज टिकलिंग एंड नंबनेस ऑफ द थंब। इसमें क्या होगा, कार्पल टनल में मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टिंगलिंग सेंसेशन कहाँ होगा? उंगलियों में। कहाँ पर होगा? टिंगलिंग एंड नंबनेस ऑफ द थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। ये मीडियन नर्व कंप्रेशन, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मीडियन नर्व की सप्लाई किधर है? मीडियन नर्व की सप्लाई, हेलो, मीडियन नर्व की सप्लाई थंब, इंडेक्स फिंगर और हाफ मिडिल, ठीक। अल्नर नर्व की सप्लाई ये दो फिंगर और इसका हाफ, ये मीडियन नर्व और ये अल्नर नर्व, इनर्वेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि इसको कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है। मीडियन नर्व को कौन से नर्व बोलते हैं? लेबर नर्व। मीडियन नर्व को लेबर की नर्व बोलते हैं, ठीक। लेबर नर्व, लेबर मतलब मजदूर, मजदूर, लेबर मतलब मजदूर, लेबर नर्व। और आर्टिस्ट की नर्व कौन सी बोलते हैं? ये चीजें उस समय में बहुत आता है, ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेबर नर्व किसको बोलते हैं? मीडियन नर्व। और आर्टिस्ट की नर्व कौन सी होती है? अल्नर नर्व। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम लोग भारी भरकम काम करते हैं, ठीक है, हैवी वर्क वाला काम करते हैं, लेबर वाला काम करते हैं, लेबर वर्क कैसा रहता है? हार्ड वर्क रहता है, वो कौन करता है? मीडियन नर्व कराती है, ठीक है। और जो हम लोग फाइन वर्क करते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बारीक काम कोई चीज़ है, ठीक है, तो बारीक काम को अल्नर नर्व ज़्यादा करवाती है, ठीक है, इसीलिए उसे आर्टिस्ट नर्व बोलते हैं, ठीक, आर्टिस्ट। और ये लेबर नर्व, ठीक। A condition known as carpal tunnel syndrome. ये कार्पल टनल सिंड्रोम या जिसको होता है, जैसे फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आता है, तो वहाँ पर, यहाँ पर मीडियन नर्व जाती है कार्पल टनल से, तो वहाँ पर जो टिश्यू, जो टिश्यू बढ़े हुए टिश्यू क्या कंप्रेस कर रहे होते हैं, जो टिश्यू मीडियन नर्व को कंप्रेस कर रहे होते हैं, उसको सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, ठीक। हाँ, कार्पल टनल की सर्जरी, ये कुछ, हाँ, मैंने सही किया कार्पल टनल सिंड्रोम कई मरीजों का, ठीक है भाई। मेरे पास गोल्फर एल्बो का भी पेशेंट आते हैं, टेनिस एल्बो का भी आते हैं और कार्पल टनल के भी आते हैं। अब कार्पल टनल का मेरे पास पेशेंट कौन आया था? जो दूधिये नहीं होते हैं, दूधिये मिल्कमैन जैक, दूधिये जो होते हैं, तो वो मिल्क वाला काम रहता, तो उनकी क्या होती, बार बार ऐसे करते तो मीडियन नर्व यहाँ पे जोर पड़ता तो कंप्रेस होता है, तो उनकी थेरेपी कराई। पूरा हाथ झन करता, झनझनाता है, ठीक है, मीडियन नर्व कंप्रेशन में। ये देखा, ये मीडियन नर्व,
ये कंप्रेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट, एक कार्पल बोन को दूसरी कार्पल बोन ट्रांसफर अटैच होती है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट। इसी ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट के जस्ट नीचे रहती है, ठीक, मीडियम नर्व। ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पता है, ऑस्टियो का मतलब बोन, पोरस मतलब छिद्र युक्त, हिंदी में छेद छेद हो जाना, किसी चीज में छेद छेद हो जाना मतलब पोरस हो जाना, मतलब खोखली हो जाना। तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं, तब इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। किन में होता है, जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक, या विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। ज़्यादातर किस में होता है, फीमेल्स में होता है ऑस्टियोपोरोसिस एट द एज ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, क्या होता है मीनोपॉज? मीनार्की क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, ठीक है। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी शुरू होती है, मीनार्की बोलते हैं, ठीक है। जब पीरियड शुरू होते हैं फर्स्ट टाइम तो मीनार्की बोलते हैं, और जब लास्ट टाइम आता है उसे मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो मीनोपॉज के, अच्छा मीनोपॉज के पहले तो फीमेल बॉडी क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, कैल्शियम को पहले से स्टोर करती है, ठीक। और क्यों, किस लिए स्टोर करती है कैल्शियम को? हमारे हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन कैल्शियम को स्टोर करते हैं, क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, क्योंकि वो हर महीने ओव्यूलेशन होता है, हर महीने ओव्यूलेशन होता है, कभी भी वो फर्टिलाइज कर सकता है। तो अचानक से बेबी जब अंदर फीटस डेवलप करने लगेगा तो उसे क्या चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से 3 महीने के अंदर उसकी हड्डियाँ बन जाती हैं, तो इतनी जल्दी कैल्शियम लाएंगे कहाँ से? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, ठीक। जब तक क्या हो रहा है कि साथ में और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते चल रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरी आदत। जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब तक ईस्ट्रोजन का काम है। जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का काम रहता है, ठीक है। मतलब फीटस को यूट्रस में बनाए रखना, डेवलपमेंट के लिए बनाए रखना प्रोजेस्टेरॉन का काम है, और फीटस की ग्रोथ कराना HCG हार्मोन का काम है। ईस्ट्रोजन का काम था मात्रक को बनाए रखना, मतलब फेमिनिज्म बनाए रखना, ठीक है, या पीरियड बराबर आते रहे, वो ईस्ट्रोजन का काम है। लेकिन एग के फर्टिलाइज कॉर्पस लूटियम बनने के बाद ना, उसका फर्टिलाइज करने के बाद प्रोजेस्टेरॉन का काम बढ़ जाता है। इसीलिए जब प्रेग्नेंट वुमेन, जब जिनके मिसकैरेज के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब उनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है, तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें क्या चलाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देता है प्रोजेस्टेरॉन के, और टैबलेट भी आती है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन देता है, ठीक है, अलग से, समझ गए। और बेबी को डेवलप करने में कौन सा हार्मोन का काम होता है, HCG का। HCG किसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं, जो प्रेगनेंसी किट में आती है, प्रेगनेंसी किट में यूरिन ड्रॉप डाल के जब 2 लाइन आती है वो HCG टेस्ट होता है, ठीक, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोथ टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रोथ टेस्ट बोलते हैं HCG टेस्ट, ठीक। क्योंकि ह्यूमन कोरियोन से वो हार्मोन निकलता है, जब बच्चा बनने लगता है तो अंदर कोरियोन होता है ना, कोरियोन जानते हैं, एमनियन कोरियोन, जो बच्चे की जो प्लेसेंटा होता है ना, जब प्लेसेंटा जब फीटस अंदर आ जाता है फर्टिलाइज होने के बाद, फीटस क्या होता है, प्लेसेंटा से चिपक जाता है हमारे यूटेराइन के पास। तो जो प्लेसेंटा रहता है ना, वो एक तरह से मांस का लोथड़ा जैसा रहता है, ठीक है। ठीक, जो पीरियड निकल जा रहा था वो अब स्टेबल हो गया, तो वही प्लेसेंटा रहता है। वो प्लेसेंटा क्या करता है, माँ को बेबी से कनेक्ट करके रखता है, ठीक। उस प्लेसेंटा से हार्मोन निकलेगा HCG, जो साइन होगा कि अब फीटस आ गया है, उसकी ग्रोथ की चांस है। तो HCG हार्मोन जब बढ़ जाएगा तो ब्रेन को सिग्नल देगा, तो ब्रेन क्या करेगा, उसको जल्दी से कैल्शियम और न्यूट्रिशन देना शुरू करेगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, मीनोपॉज के पास ज़्यादातर होता है, जो फीमेल पोरस बोन,
इट इज अ स्केलेटल डिसीज अफेक्टिंग वुमेन एंड मेन, मैन और वुमेन दोनों में होती है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा चांस रहती है आफ्टर एज ऑफ 45। ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच बोन्स हैव लॉस्ट मिनरल स्पेशली कैल्शियम, मिनरल्स खोने लगती है, उसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में खोने लगती है, मेकिंग देम वीकर मोर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब हिंदी में बोलते हैं भंगुर, हिंदी में बोलते हैं भंगुर, जो थोड़ी सी टक्कर लगने से बिखर जाए, जैसे कांच होती है ना, कांच कैसा ब्रिटल होता है। ठीक, ब्रिटल मतलब टूट के बिखर जाए, ब्रिटल का मतलब होता है जब टूट के बिखर जाए बिखर। ठीक है, इसी तरह नेल्स में भी एक बीमारी होती है ब्रिटल नेल, नाखून आराम से टूट जाते हैं उसमें, जैसे सेंसिंग वजह से होता है। ठीक है, तो मोर ब्रिटल एंड ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर। ठीक, फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। Any bone in the body can be affected by osteoporosis, but the most common place where fracture occur are the back, कौन-कौन सी स्पाइन, हिप्स एंड रिस्ट, इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं फ्रैक्चर होने के osteoporosis। ठीक है, osteoporosis बोन, जब पीएमडी जांच होगी, बोन मिनरल डेंसिटी, पीएमडी जांच में ऑस्टियोपोरोसिस पता चल जाएगा। ठीक है, बोन की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व कितना उसका, डेंस है कि कम डेंस है, तो इसमें डेंसिटी आपको कम दिख रही है, इसमें डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, तो पीएमडी टेस्ट में पीएमडी टेस्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, अब बंद कर।